ठीक है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं, पेज नंबर जो हमने दिया था, ठीक है ना, 22 में देखिए प्रॉब्लम लिखी हुई है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये एलिमेंट दिया हुआ है जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गन से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है ना, डाइवर्जेंट हो रहा है। ये स्मॉल होल है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डाइवर्ज कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गन से ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये सीधा भी इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ से G से पॉइंट S पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके पैरेलल है, गिवन है आपको। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू GS वेक्टर। आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी कितनी वैल्यू? बी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट इलेक्ट्रॉन इसको हिट करे। बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन इसको हिट करे तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस रीजन में, पूरे में ये मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में। अब पूरे रीजन में इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपने नोट कर ली, कितनी आ गई? 60 डिग्री। क्लियर? और थीटा अगर 60 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 नहीं, π/2 नहीं, पाई नहीं, तो ऐसे पाथ में जो पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा? हेलिकल पाथ। तो ये हेलिकल पाथ जो आ रहा है पार्टिकल का, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हेलिकल पाथ के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल की जो डायरेक्शन दी थी, जहाँ से वो बाहर निकल रहा था, कम आउट हो रहा था, कहाँ से? पॉइंट G से। क्लियर इतनी चीज? G पॉइंट से वो बाहर निकल रहा था पार्टिकल, वहाँ से तुरंत जैसे ही बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा तो फिर उस पर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका हेलिकल पाथ बनना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो वेलोसिटी वेक्टर इसके बी पैरेलल जिसको कहते हैं, और एक वेलोसिटी वेक्टर ये बी परपेंडिकुलर कहते हैं। ये वेलोसिटी वेक्टर था आपका इनिशियल में ऐसे, इसके आपने दो कंपोनेंट किए, बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर। बी परपेंडिकुलर देखो कितना आ जाएगा यहाँ से? बी साइन 60, इसका मतलब बी साइन 60 b√3/2। और बी पैरेलल देखो कितना आ जाएगा? बी पैरेलल आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, b cos 60 दिस इक्वल टू b/2। ये टर्म क्लियर हो? अब देखो हेलिकल पाथ, इसका जो हेलिकल पाथ होगा वो देखो ध्यान से, ये हेलिकल पाथ ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके, अब ये देखो S पे कोलाइड कर रहा है, तो इस तरीके से ये S पॉइंट को हिट करेगा। ये पाथ हमने बना दिया डायग्राम, ये हेलिकल पाथ से जाके और ये जाके हिट करेगा, बल्कि इस पॉइंट से प्रोजेक्शन ये देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। तो कैसे? हमें यहाँ देखना है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है GS वो आपको दी हुई है। GS कितनी दी हुई है? 1 मीटर। अब ये कितनी पिच है ये नहीं पता, तो सपोज करो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी इसके लॉन्ग कांस्टेंट है, तो n टाइम्स पिच आती है, मतलब पिच का n वैल्यू, तो n टू पिच दिस इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो पिच का फार्मूला होता है मेरे पास b पैरेलल इनटू टाइम।
बी पहला आपका क्या था B/2, ठीक है ना। ये अब टाइम पीरियड में भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे नंबर जो आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड था 2π, ठीक है ना, m/qb, ये हो गया। अब ये कितने टाइम बच्चा चलेगा यहाँ पे, ये मान लीजिए n टर्न करता है तो टाइम और बढ़ जाएगा इसके करस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू GS हो गई, GS की वैल्यू 0.1 हो गई, ये B/2 हमारे पास हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो गिवन है हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे B/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, B × πm/qb × क्लियर है दिस चीज। तो इधर देखो B की मिनिमम वैल्यू यहाँ से इसी रिलेशन से मिनिमम वैल्यू आप B निकालना है, तो B इक्वल टू पहले देखा हमने πm/q डिवाइडेड बाई 0.1 × n। यहाँ तक क्लियर हुआ सब। अब देखो B मिनिमम दैट मीन्स n मिनिमम, दैट मीन्स क्या होगा कि जो ये है यहाँ से हेलिकल पाथ बनना शुरू हुआ है, तो ये सर्कमफ्रेंस पॉइंट एक में ही जाके ये हिट कर दे, ये दो ना बनाए यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू मिनिमम देन इसकी है, इसलिए B मिनिमम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n की मिनिमम वैल्यू n = 1 πm/b/q इंटू 0.1 की जगह ये 10 हो गया। क्लियर है दिस चीज, ये 10 πm/b/q। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दी हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv², हमें यहाँ मोमेंटम चाहिए ½ mv²। मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको इधर ले जाओ 2mk दिस इक्वल टू ये m²b², ये मोमेंटम का स्क्वायर आ गया, इसलिए mb इक्वल टू हमारे पास √2mk। क्लियर है जी, ये मोमेंटम हमें मिल गया। मोमेंटम की वैल्यू आपके गिवन है, इतने गिवन है 2 k इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो mb हमारे पास आ गया यहाँ से 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो kilo×10⁻³ E। अब इसकी वैल्यू बस यहाँ रख देंगे B मिनिमम के केस में, Q की वैल्यू ये है, तो B मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 10 × π, mb की वैल्यू हो गई 2 to 4 हो गई है, m × 10⁻³ E डिवाइडेड बाई E। अब E को इनसाइड ले जाइए और इसको सॉल्व करिए, ये हमारे पास B मिनिमम आ गया। तो ये था आपका हेलिकल पाथ का क्वेश्चन, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर गिवन हो तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम वाले टर्म्स पे यहाँ पे बहुत फोकस करेंगे, ये इसको कैसे रिलेट करें। और दूसरी चीज, जो हेलिकल पाथ जहाँ से आपने स्टार्ट किया तो उसी के नीचे आता, जैसे एक यहाँ पे देखो, फिर से मैं बताता हूँ उनको, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे दी हुई, और इसको ऐसे देखो, ये एंट्री यहाँ ली इसकी, तो जो ये बनेगा ऐसे करके पहला राउंड जब ऐसे लगाएगा ये वाला, तो जो ये सर्कुलर पाथ यहाँ पे, ये सर्किल को ऐसे बढ़ाओ, तो ये सर्कमफ्रेंस पॉइंट से इस तरीके से ऐसे ये ऐसे करके आएगा। अब ऐसे करके आएगा तो पाथ कहाँ से रिपीट होना शुरू होता है इसका कंप्लीट, जहाँ से पिच एक हमारे कॉइल बन गई, जैसे ये हमारे पास एक कॉइल बन गई ऐसे, तो ये आपकी पिच हो गई, तो ये पहली पिच हो गई यहाँ से इसी लाइन पे रहेगा। तो ये हमारे पास GS था, ये G था और ये S, इसको हमें मिला।
फील्ड की डायरेक्शन पे, ऐसे यहाँ पे सोचना, ये फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब फिर से एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो पेज नंबर देखो 23 पे प्रॉब्लम लिखी हुई है, ठीक है ना। नीचे सबसे लास्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिर से तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा। पार्टिकल हैव a mass charge is released from the origin in the region in which electric field and magnetic field are given by। इधर देखो प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B नॉट T, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी गिवन है E वेक्टर इक्वल टू हमारे पास, ठीक है ना, E नॉट के, ये माइनस B नॉट के है, B इक्वल टू माइनस B नॉट के, और E इक्वल टू हमारे पास गिवन है, सॉरी B इक्वल टू B नॉट J, B इक्वल टू माइनस B नॉट J वेक्टर है, E इक्वल टू E नॉट K वेक्टर है। इधर देखो पार्टिकल ओरिजिन से रिलीज किया जा रहा है, ओरिजिन से रिलीज किया जा रहा है, यहाँ पे ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये हम वाई की जगह जेड एक्सिस लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम वाई की डायरेक्शन पहले कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, आई जेड, क्योंकि ये देखो प्लेन जो होगा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, जो पार्टिकल का मोशन होगा तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये जेड एक्सिस भी रहेगी और दूसरी एक्स इन्वॉल्व होगी, तो प्लेन, इस प्लेन में मोशन होगा पार्टिकल का, तो ये तो हमने इस प्लेन में ले लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस किधर होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड लें, ये क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक रूल होता है, राइट हैंड रूल, और उस राइट हैंड के अकॉर्डिंग आई जे के डिसाइड किए जाते हैं। अब मान लीजिए आई और के डिसाइड करेंगे, तो देखो आई क्रॉस जे से के मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है। तो अगर ये आई है और जे को हम इनटू द प्लेन ले लें, तो देखो आई क्रॉस जे के मिलेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले बाई डायरेक्शन, तो बाई डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास ये जो ओरिजिन है, यहाँ से बाई डायरेक्शन ये हो गई इनटू द प्लेन, ये बाई डायरेक्शन हो गई। स्टूडेंट फिर से देखिए बाई डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ रूल होता है आई क्रॉस जे दिस इक्वल टू के, दूसरा रूल होता है जे क्रॉस के दिस इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई दिस इक्वल टू जे। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉलो करता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉलो करता है, तो हमें प्लेन, हमने ये ले लिया जेड, ये ले लिया आई, तो हमें डिसाइड करना बाई किधर होगा, तो बाई डिसाइड करने के लिए देखो आई क्रॉस जे इक्वल टू के मिलना चाहिए, तो के इधर मिलना चाहिए, आई हमारा इधर है, तो अगर पाम को ऐसे रखें तो ही थंब ऊपर आता है, अगर ऐसे कर देंगे तो थंब नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हमें के मिल रहा है, किससे, इस वाले से, इसका मतलब बाई डायरेक्शन इधर है, बाई डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, ये आपकी किधर आ गई, ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये बी की वैल्यू होगी। अब इस पार्टिकल को यहां से रिलीज किया जाता है, ये ओरिजिन है, यहां से रिलीज किया जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बी इनिशियल दिस इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एज ए
इधर देखो, फाइंड द, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। तो हमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है ना। ये आंसर हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड के कोऑर्डिनेट के टर्म में आना चाहिए। देखो अब कैसे यहाँ पे शुरू करेंगे सोचना, दिमाग कैसे लगाएंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो उस पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। वो पार्टिकल को सिर्फ टर्न कराने का, सर्कुलर पाथ या जो भी पाथ बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको टर्न कराने का काम करेगा, रोटेट कराने का काम करता है। वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ दिख रही है, ड्यू टू दिस, सिर्फ वेलोसिटी गेन इसकी वजह से हुई है। तो सपोज करते हैं कि ये ऑरिजिन है, इनिशियल में देखो एक चार्ज पार्टिकल क्यू और मास एम दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है ये क्यू हमारे पास और ये मास दिया हुआ है। तो जैसे ही पार्टिकल को रखोगे इधर देखो कैसे एक्सीलरेट करेगा, अपवर्ड, इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में जाएगा, ये एक्सीलरेट करेगा और जैसे ही एक्सीलरेट करेगा वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो थंब इधर इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, इसके बाद लगेगा ऐसे, जस्ट जैसे ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ एक्स एक्सिस आएगी। तो इसलिए ये ऐसे करके ऐसे टर्न करेगा, ये पार्टिकल का पाथ है। अब यहाँ पे देखो पाथ में इस पार्टिकल के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक तो ये बी एक्स कंपोनेंट है और एक ये भी जेड कंपोनेंट। बाई में तो जाएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, तो दो ही कंपोनेंट आएंगे, कौन से, एक्स और। तो सपोज करते हैं, सपोज ये पॉइंट ओ है, ये ए है, सपोज स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए इज बी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखो ये जेड का फंक्शन चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपने जेड मान ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसके अलावा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, दिस वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन दिस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। वर्क डन आ गया हमारे पास, देखो Q इनटू ई नॉट इनटू जेड दिस इक्वल टू फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन से पार्टिकल की स्पीड आ गई अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। एक इक्वेशन से हमने ये स्पीड निकाल ली, वी स्क्वायर हमें चाहिए, तो वी स्क्वायर हो गया 2Q ई नॉट जेड बाई एम दिस इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट हो गई। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जरा यहाँ ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास, तो ये वेलोसिटी बी वेक्टर अगर लिख दें इसको, तो बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दो वेलोसिटी वेक्टर हो गए। अब यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। क्लियर यहाँ पे। अब हमें बी एक्स, बी तो पता है, बी एक्स और बी जेड में से एक और निकाल लें तो हमारे दूसरा अपने आप आ जाएगा इस रिलेशन से। तो एक और निकालने का मेथड देखो यहाँ पे कि पार्टिकल किसी स्टैंड पे यहाँ पे पहुंचा तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, इसकी बात करेंगे, लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी, ये हमारा लॉरेंज फोर्स है। इसको मैंने राइट दिया, वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं,
वेक्टर फॉर्म में देखो क्यू ई की वैल्यू हमारे पास है ई नॉट इंटू के वेक्टर प्लस क्यू वी। वेलोसिटी देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे बी एक्स आई वेक्टर फॉर्म प्लस बी जेड के। मैग्नेटिक फील्ड देखो बी की वैल्यू है माइनस बी नॉट के। ये हमने फोर्स देख लिया। इस फोर्स का रिलेशन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। एफ वेक्टर दिस इक्वल टू क्यू ई नॉट के प्लस क्यू इधर देखो बी एक्स और ये बी नॉट तो इधर आ गया हमारे पास। इसको माइनस पहले लिख लो, ये वाला माइनस भी ले लेते हैं माइनस बी नॉट। अब इधर देखो बी एक्स आई क्रॉस के, तो देखो आई क्रॉस के हमारे पास क्या होता है माइनस जे, तो माइनस बी एक्स जे। और बी जेड देखो हमारे पास ये वाले कंडीशन सॉरी बी क्या था जे था, ये जे है हमारे पास। तो ये देखो यहाँ पे बी एक्स आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है हमारे पास के वेक्टर का। और बी जेड देखो यहाँ पे ये आ जाएगा बी जेड हमारे पास, ये माइनस हमने यहाँ ले लिया, बी जेड बी नॉट आ जाएगा और के क्रॉस जे माइनस है, तो बी जेड। तो यहाँ से देखो ये टर्म एक साथ ले आओ और इसको अलग कर दीजिए, तो एफ इक्वल टू ये आ गया हमारे पास आई वाला कंपोनेंट हो गया क्यू बी नॉट बी जेड आई कैप प्लस क्यू ई नॉट माइनस क्यू बी नॉट बी एक्स। ठीक है, ये स्टेप समझना ही कुछ नहीं किया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ रख दिया और के वाले टर्म एक साथ ले लिए आई वाले एक साथ, ये स्टेप थे। अब यहाँ से देखो ये जो आई कैप दिख रहा है इसका मतलब ये मास इंटू एक्सीलरेशन किसका हो गया आई वेक्टर एक्स एक्सिस का, और ये मास इंटू एक्सीलरेशन किसका हो गया जेड एक्सिस का। तो इधर देखो इस वाले टर्म को देख सकते हैं एम ए एक्स पार्टिकल के लिए क्यू बी नॉट बी जेड, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो इसको देखो एम डी बी एक्स बाई डी टी दिस इक्वल टू क्यू बी नॉट बी जेड। अब हमें यहाँ पे बस इस जगह पे दिमाग लगाना है कि इस जगह से सिंप्लीफाई करके बी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बी एक्स। इस जगह पे थोड़ा सा सोचना है कि हमारे पास वेरिएबल देखो कितने हैं बी एक्स टी और बी जेड। तो इस जगह अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो हमें देखो बी जेड जेड के फंक्शन में निकाल सकते हैं। तो बी जेड को लाने के लिए हमने क्या किया यहाँ डी जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब डी जेड बाई डी टी जो ये दिख रहा है इसको बी जेड लिख सकते हैं और ये मास आ गया, ये डी बी एक्स हो गया और ये डी जेड इधर ले आया क्यू बी नॉट बी जेड इंटू डी जेड। यहाँ से देखो ये बी जेड से ये बी जेड कैंसिल हो गया, इसको इंटीग्रेट बी एक्स देखो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी नहीं तो जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा जीरो टू बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जेड भी नहीं था तो जीरो टू जेड, ये आ जाएगा एम बी एक्स दिस इक्वल टू क्यू बी नॉट जेड। इसलिए हमने यहाँ बी एक्स निकाल लिया, कितना आ गया क्यू बी नॉट जेड बाई एम। क्लियर। अब इस बी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, ये थर्ड इक्वेशन है, इसकी वैल्यू आप इस जगह प्लेस कर देंगे तो बी जेड मिल जाएगा हमको, बी जेड मिल गया बी एक्स मिल गया तो वेक्टर अपने आप। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम था, इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे, कैसे आप सोचना शुरू करेंगे वो हमने यहाँ पे आइडिया दिया आपको। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखो
चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड एक डिवाइस है आपकी, ठीक है ना। अब उसका डिस्कशन करते हैं। उस डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब लिखने को आता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो देखिए ये किस पे वर्क करता है साइक्लोट्रॉन हमारा डिवाइस। ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल हमने बताया ना, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो बेस्ड है किस पे बेस्ड आ रहा है कि क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। और थ्री डिवाइस जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ऐसे चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करके वेरी हाई वेलोसिटी गेन करने के लिए यूज कि अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करनी हो तो साइक्लोट्रॉन की ये जो डिवाइस है उसके लिए चार्ज पार्टिकल होना नेसेसरी है, खाली मास नहीं, एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। उस चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, वो डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रोल होगा वो वेलोसिटी प्रोवाइड करने का, क्योंकि हाई वेलोसिटी आएगी कहाँ से। तो तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई करो कि पार्टिकल को एक्सीलरेट करती रहे तो पार्टिकल धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करता रहेगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये हाई वेलोसिटी गेन कर जाएगी। तो देखिए जरा कंस्ट्रक्शन पे आई, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये डिवाइस है। तो देखो डिवाइस में ये दो डीज होती है, ये कंस्ट्रक्शन देखिए, ये डीज बोलते हैं, डीज का मतलब डी शेप की है, और ये दो डी शेप की यहाँ पे एक और ये दूसरी हमारे पास लगी हुई है डी शेप की, ये डी। इनके क्रॉस हम लोग क्या करते हैं कि एक एसी वोल्टेज हम यहाँ लगाते हैं, ये D1 डी है और ये D2 है। क्लियर। अब ये एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया इसके क्रॉस चार्ज पार्टिकल को, तो एसी वोल्टेज देखो करता किस बेसिस पे करता है हमारे पास यहाँ पे वर्क कि एसी वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे, सपोज करो चार्ज पार्टिकल यहाँ मिडिल पे है और ये पॉजिटिव Q है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर इसका नेगेटिव वोल्टेज आ जाए, ऐसा आ जाए, ये नेगेटिव वोल्टेज आ जाए ये वाली प्लेट और ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ एक्सीलरेट करके यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही। ये पार्टिकल एक्सीलरेट करके यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, जैसे रेस्ट में। अब रेस्ट में था तो हमें यहाँ से देखो जैसे कि यहाँ पार कर गया तो इस रीजन में आ गया, तो मुझे क्या करना है, ये डिवाइस इसके क्रॉस लगी हुई है तो पार्टिकल को फिर से टर्न करके इसी में एंटर कराना, इसी में एंटर कराना, टर्निंग चाहिए। तो टर्निंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। अब मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल ऐसे टर्न करे, ऐसे टर्न करे तो फोर्स यहाँ पे इधर की तरफ होना चाहिए। तो जरा देखो, अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, पाम ऐसे रखोगे तो थंब ऐसे इंडिकेट कर,
इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ बनाएगी। अब ये कहाँ से आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर की तरफ यहाँ इस डिश के नीचे पे ये नॉर्थ पोल रखिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, उधर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। क्लियर है दीजिए। वहाँ से इस पार्टिकल को हमने क्या किया कि ये टर्न करा के ऐसे करके ऐसे, अब टर्न करा के जैसे जितना ये टर्निंग में लिया ऐसे करके ऐसे आया, उतनी देर में हमारा जो एसी वोल्टेज है ये चेंज हो जाना चाहिए। एसी वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला टर्न कैसा हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये एक्सीलरेट करेगा। यहां तक समझ में आ रही, ये फिर से एक्सीलरेट करेगा और अगर ये एक्सीलरेट करेगा इस तरीके से, वेलोसिटी बढ़ गई तो आपको पता है कि वेलोसिटी बढ़ गई तो यहां से देखो रेडियस इक्वल टू mv बाई क्यूबी, ये हमारे पास रिलेशन है, ये रेडियस का रिलेशन है। क्लियर, तो रेडियस इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स रेडियस इंक्रीज। इसका मतलब ये जो टर्न आएगा इसकी रेडियस फिर से बढ़ जाएगी। अब जरा इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए कि ये किधर टर्न करे, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ टर्न करे तो ये देखो वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड फिर से ऊपर ऐसे, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए ऐसे, और ये पार्टिकल इस तरीके से टर्न करके ऐसे, आप ये टर्न करके आ गया तो फिर से ये चेंज हो गया, फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे और फिर ये पार्टिकल ऐसे, फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन, फिर ये पार्टिकल ऐसे, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ, देख रहे हो, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये सर्कुलर पाथ ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये सर्कुलर पाथ ऐसे, और अगर इसको हमें फिर ये एक्सीलरेट किया और अगर निकालना है तो सीधे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर कर दीजिए और ये मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या करिए, स्विच ऑफ कर दीजिए और यहाँ से जो ये पार्टिकल ये होल है यहाँ से ये सीधे निकल, या इधर से आप निकाल सकते ऐसे करके ऐसे, तो जहाँ पे स्पेस दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप इसकी वेलोसिटी देख सकते हैं। अब ये वेलोसिटी देखो कैसे आएगी, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं इसको कैसे मेजर करेंगे, तो देखो इस वाले रिलेशन से v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी r³ बाय m, ये पार्ट समझ में आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो v आ रहा है, रेडियस बढ़ती जाएगी, तो रेडियस के मेजरमेंट के लिए ये हमारे क्राइटेरिया, देखो ये डायामीटर है, ठीक है ना, ये डायामीटर इसका है, ये डायामीटर इसका है, तो ये डायामीटर से किधर से भी आप रेडियस मेजर कर सकते हैं, वहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपने रेडियस मेजर कर, क्यू पता है, बी पता है, मास पता है, यहाँ से स्पीड आ रही है। अब हमें पार्टिकल के बारे में पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी आ गई, हाफ mv², ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। v की वैल्यू देखो ये दे रखी है, कितनी हो गई, हाफ m, v की वैल्यू रख दीजिए r³ का होल स्क्वायर। ये जो साइक्लोट्रॉन्स है, जो डिवाइस से आप ये जानना चाहते हैं कि हमें कितनी वेलोसिटी देनी है, तो देखो इसकी रेडियस की करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी बढ़ाते चले जाइए और उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी वेलोसिटी दे दीजिए और फिर इसके बाद इसको बाहर निकाल दीजिए। अब ये बात समझ में आ गई आपको, मैग्नेटिक फील्ड का रोल भी समझ में आ गया क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल भी समझ में आ गया आपको क्या है, दोनों का रोल। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम कर रहा है एक्सेलरेट करने का, मैग्नेटिक फील्ड का रोल है सिर्फ टर्न कराने का। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसी वोल्टेज है उसका जरा सिचुएशन देखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कि जैसे एसी वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो V इक्वल टू हमने ये अप्लाई कर दिया sin ω t, ये एसी वोल्टेज हो
साइनसोइडल फंक्शन है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 पाई एफ होगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर, क्या होगी मेरे पास फ्रीक्वेंसी। अब देखो साइन ओमेगा टी वोल्टेज को जब देखोगे ग्राफ हमारे पास ये आ रहा है, जरा देखना ध्यान से, जो V वर्सेस T ग्राफ जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो V वर्सेस T ग्राफ हमारे पास साइनसोइडल फंक्शन इस तरीके से ये ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिन से देखो एक ऑसिलेशन है, एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास, एक ऑसिलेशन की ये फ्रीक्वेंसी है। इस वाले में देखो वोल्टेज 2 बार चेंज होगा, एक यहाँ और एक। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक साइकिल में जो आप बात करते हैं उसमें जो एसी वोल्टेज है 2 बार चेंज कर रहा है। अब हमारा इस एसी वोल्टेज पे वर्क देखिए, इसका एसी वोल्टेज किस तरह आप वर्क करेगा हमारे पास, ठीक है ना। एसी वोल्टेज हमारा यहाँ किस तरीके से वर्क करेगा, क्लियर। तो इधर देखो कि जब ये यहाँ से टर्न करके ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये वाला, तो ये जो फ्रीक्वेंसी से यहाँ से टर्न ये आ रहा है, तब तक ये वोल्टेज का साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो इधर देखो ये वोल्टेज हाफ फ्रीक्वेंसी में ये साइन चेंज, इसके मतलब फिर फर्दर ये हाफ जैसे टर्न करेगा तो फिर हमारे पास ये साइन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो आ रही है, जो ये फ्रीक्वेंसी है सेम है। तो हम यहाँ से देखो टाइम पीरियड इसका फार्मूला होता है, टाइम पीरियड 2 पाई m/q, ये बता। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, किसकी होगी, ये होगी फ्रीक्वेंसी qB/2 पाई, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, एक राउंड की। तो जो टाइम स्पेंड किसी एक डीज में करेगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो, अगर आपसे ये पूरा पूछा जाता है तो ये आ गया, लेकिन टाइम स्पेंड इन 1 डीज की बात करें तो देखो 1 डीज का टाइम स्पेंड आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हाफ साइकिल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरीके से ये वर्क करता है हमारा ये, ठीक है ना। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कहाँ से हम देखते हैं, जो ये पार्टिकल है उससे चेक करते हैं। तो इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है किस तरीके से आपका वर्क करता है, किस तरीके से पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। क्लियर है जी, आगे की सारा चीज़ हमें डिटेल में दिया हुआ है, जो समझाना था वो हमने बता दिया, फ्रीक्वेंसी और ये। और ये डिवाइस डेवलप की किसने डेवलप की, लॉरेंस ने, ठीक है ना। ये डिवाइस को लॉरेंस ने डेवलप किया, ठीक है ना, 1932 में, ठीक है ना। तो उसी के नाम से इसको बाद में नाम दिया गया साइक्लोट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ये थोड़ा सा हिंट हमने पहले दे चुके हैं आपको
कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक है ना। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट कि करंट कैरिंग लूप, इसमें हमने बताया था करंट कैरिंग loop behave as magnetic moment हमारे पास, कि हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है एक्चुअली। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के दो ही रीजन बताए हैं, या तो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है या फिर करंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा कोई थर्ड क्राइटेरिया नहीं है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का, चाहे वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो। सब केसेस में क्या होना है, या तो करंट होगी या चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा। तो जो आपके पास बार मैग्नेट होती है, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, वो कहाँ से आती है, तो उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो लूप में मूव करते हैं और करंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उससे वो उसका जो बिहेवियर है, ठीक है ना, वो एज ए मैग्नेट हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो कोई भी क्लोज लूप अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास क्लोज लूप लिया, ये क्लोज लूप एक ले लिया ऐसे, ये देखो ये क्लोज लूप ऐसे है मेरे पास, ऐसे फिगर है। अब ऐसे फिगर है तो करंट की डायरेक्शन यहाँ देखो जरा ध्यान से, मैं करंट को ऐसे ले रहा हूँ, समझ आ रही, मैं करंट को कैसे ले रहा हूँ, ऐसे, यहाँ से ऐसे अगर ले आऊँगा तो देखो कैरिंग ऑफ फिंगर अराउंड द करंट देखो, तो उसका एक्चुअल वेक्टर ये आएगा। इसका मतलब थंब इधर इंडिकेट कर रहा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप। तो ये जो कॉइल है आपकी, अगर कॉइल में करंट ऐसे हो तो ये इधर इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, तो बार मैग्नेट इसका बिहेवियर हम देख रहे हैं, क्योंकि कॉइल से इसके सराउंडिंग में डिस्कशन करना वेरी टिपिकल है। तो हम क्या इसका बिहेवियर कैसे बिहेव एज ए बार मैग्नेट देखते हैं। और ये मैग्नेट का ये रिजन हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मतलब यहाँ से फील्ड ऐसे निकल रही है, यहाँ से फील्ड ऐसे आ रही है इंटर करके, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट में, और अंदर भी जाती है, ऐसा नहीं अंदर नहीं जा रही, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे कंटिन्यूस लाइन्स होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बार मैग्नेट, बाहर में ये बार मैग्नेट ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फील्ड ऐसे करके ऐसे, और इस तरीके से बार मैग्नेट का बिहेवियर होता है, जो आपने 10th में भी पढ़ा था और यहाँ भी देखेंगे। तो एक्चुअली में ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ये क्लोज लूप, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको डिस्कस करना बहुत आसान है, किसी भी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है। और यहाँ भी देखो दो डाइपोल, जो दो पोल हैं, ये नॉर्थ को प्लस और ये इसको माइनस, ये दो पोल स्ट्रेंथ हैं, प्लस और माइनस है, और इसका डाइपोल मोमेंट वहीं से आप देख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट कैपिटल वेक्टर मोमेंट। तो देखो इसके बिहेवियर से अगर इसका देखें डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे मिलते हैं करंट इनटू एरिया, एरिया मतलब एक्सियल वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है वो किधर आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं 1 टन के लिए। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप n टन पे बात करें तो आप देखो ऐसे करके n i और a लिख सकते हैं, क्लियर लीजिए। तो इसका बिहेवियर एज ए बार मैग्नेट में देखेंगे। पहले यहाँ देखो इसका बिहेवियर, ये लूप है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया i इंटू ए, n टन का लूप है तो n i है। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ से क्लियर हो रही है आपको, कि डायरेक्शन किधर आ रही है हमारे पास, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ये आ रहा है।
तो हमें यहाँ से लूप से एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर निकालने का यहाँ पे या एक्चुअल वेक्टर निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है। तो देखो बहुत सिंपल वे में जो लूप है वो राइट हैंड की फिंगर, इधर देखो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो लूप में जो करंट की डायरेक्शन है, इधर देखो ये लूप ऐसे लिया तो इस तरीके से लूप है तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करिए ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब का जो इंडिकेशन आएगा वो हमारा एक्सियल वेक्टर भी आ जाएगा, एरिया वेक्टर। और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट, इधर देखो सेम चीज है डायपोल जैसा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी इधर ही होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी वैसे ही है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें लूप में देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इधर या इसमें जो डायरेक्शन अभी देख रही थी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही, ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज में देखें, अगर लूप ये है, ये यहाँ पे ऐसे और ये डायरेक्शन अगर ऐसे आती है क्लॉकवाइज में, ये करंट आ रही है तो इसकी वजह से देखो ये वाला आपकी तरफ है, ये पीछे ये ऐसे आ रही, कर लेगा फिंगर ऐसे कीजिए, हम ऐसे इंडिकेट करेगा। तो इसका जो बिहेवियर आपका आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट का बार मैग्नेटाइजिंग, ये आपका देखिए यहाँ पे है और ये राशि हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया। तो ये बिहेवियर आपको ऐसे बार मैग्नेट मिल जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना। और इसकी बेसिस पे आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। मैं तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे एरिया वेक्टर बहुत ध्यान से देखना है, ये मैंने फिर से बताया कि किस तरीके से आप लूप में हम करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी बेसिस पे कैसे पोल बनेंगे, ये बार मैग्नेट कैसा प्लेस करेंगे, उसके बेसिस पे आपका डिफाइन होगा। क्लियर। यहाँ से भी ये दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी से देख सकते हैं। अब बार मैग्नेट में देखो, बार मैग्नेट में बिल्कुल सिमिलर रूल है कि जो ये हमारे पास लेंथ है इसको अगर 2l लिख लेंगे जहाँ पर पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बार मैग्नेट की लेंथ को अगर 2l ले लें तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे स्मॉल है इंटू ये 2l, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्शन हमारे पास जो किधर होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन समझ में आ रही। इसकी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और जो स्मॉल एम आपने लिया है इसको हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है ये चीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ का बिहेवियर जैसे वहाँ पे चार्ज था, चार्ज पार्टिकल लेते थे प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस चार्ज की जगह यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम, ठीक है, लेंथ आ जाएगी। तो ये बिहेवियर हो गया यहाँ पे। जरा इसका यूनिट देखो और डायमेंशन देखते हैं, तो यहाँ से यूनिट इसका आ जाएगा हमारे पास, यूनिट क्या होगा इसका, इधर देखो आई करंट है और ये एरिया है, तो ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। इसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इधर देखो एम्पियर को ए से और मीटर को एल से, तो एल स्क्वायर हो गया, इसको उस बार में लिख दीजिए, तो एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0 ए, ये है हमारे पास डायमेंशन। क्लियर, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर,
कि यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास आ रहा है उसका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। क्लियर। तो अब इतना आप देख लीजिए, कल इसके बेसिस पे हालांकि हमने जो पेज दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, रिटर्न उसके एग्जाम्पल के लिए हमें तो यहाँ से पहले रिवाइज कीजिए, कल हम उसके एग्जाम्पल के साथ आपको इसका कंप्लीट करेंगे। इतनी बात समझ में। और बिल्कुल डाइपोल जैसे इसको सोचना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ लीजिए, बस यहाँ पे जब करंट दिया होगा तो ऐसे सोचना, और या इसके एज ए बार में